इस बार वोट आपके काम पर है या मोदी के नाम पर है? मोदी जी के नाम का भी जिक्र होगा और हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के काम का भी जिक्र होगा। ट्रिपल इंजन की ताकत लगी हुई है इस बार। पूरा भरोसा है कि जिस प्रकार से हमने हिमाचल प्रदेश में काम किया है, उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम सफल होंगे। आपको लगता है कि बागी बैठेंगे और वो बीजेपी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे? देखिए, कुछ जगह असर पड़ेगा निश्चित रूप से, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। विपक्षी कहता है जयराम ठाकुर तो एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर है। मैं उछल कूद से नहीं आया हूँ, यहाँ एक एक स्टेप से गुजर करके आया हूँ। अगर धूमल जी भी मुख्यमंत्री बने तो वो भी एक चुनाव हुआ, लेकिन बहुमत में नहीं थे। 4 के चारों बाई इलेक्शन पार्टी हार गई, उसकी क्या वजह मान? हर पार्टी हमेशा जीतती ऐसा नहीं होता। श्रद्धांजलि और शोक के बीच में ये चुनाव हुआ, जिसके कारण हम चुनाव नहीं जीत पाए। इस बात की क्या गारंटी है कि विधानसभा चुनाव में उस बात का असर नहीं होगा? श्रद्धांजलि एक बार होती है, बार बार नहीं। आपके एक कैबिनेट मंत्री जो हैं वो गुरमीत राम रहीम के आगे माथा टेक कर जो है वो वोट क्यों मांग रहे थे? हिमाचल में तो ये सब नहीं चलता है, देवभूमि में। उनको विक्रम ठाकुर को क्या जरूरत पड़ती है? सारी चीजों को लेकर के परहेज। इस बार कितनी सीटें? जितनी पीछे आई थी उससे आगे है। इनके नेता तो भारत जोड़ो यात्रा पर निकले और कांग्रेस के नेता कांग्रेस छोड़ो यात्रा पर निकले। 5 साल तेरे 5 मेरे। हिमाचल प्रदेश की ठंडी बर्फीली वादियों में मौसम का मिजाज यही रहता है और कांग्रेस और बीजेपी के बीच एक रिवायत रही है कि 5 साल सरकार आपकी, 5 साल सरकार हमारी। बदलाव हमेशा होता रहा है, लेकिन इस बदलाव की रिवायत को रोकने के लिए इस बार हिमाचल में डबल नहीं बल्कि ट्रिपल इंजन काम कर रहा है। यह मैं आपको बताऊंगा ट्रिपल इंजन में कौन कौन शामिल है। हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करेंगे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर साहब। इस बार वोट आपके काम पर है या मोदी के नाम पर है? देखिए, जो भी चुनाव होता है स्वाभाविक रूप से जो नेतृत्व होता है उनका नाम भी होता है और काम भी होता है। ये भी एक तरह का मैं समझता हूँ कि कॉम्बिनेशन है। हिमाचल में इन 5 वर्षों में हमने बेहतरीन काम करने की कोशिश की और मैं कह सकता हूं कि कोविड के बावजूद भी हम उसमें सफल हुए हैं। हिमाचल के हर क्षेत्र में विकास हुआ, संतुलित विकास हुआ है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जिस बात को लेकर के नरेंद्र भाई मोदी जी, एक ऐसा नाम, एक ऐसा चेहरा जिसको हिमाचल बहुत प्यार करता है, ऐसा उनका एक भावनात्मक रिश्ता हिमाचल के लोगों के साथ। ये सारी चीज़ें मुझे बहुत ताकत देती हैं आगे बढ़ने के लिए। और इस बार जब चुनाव का ये दौर है तो इसमें भी निश्चित रूप से मोदी जी के नाम का भी जिक्र होगा और हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के काम का भी जिक्र होगा। ऐसे कौन से 4 काम है जो आपको लगता है कि आप हिमाचल के सीएम ना बने होते तो शायद ये काम ना हो पाते हिमाचल? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारी सरकार में नया व्यक्ति था इस काम के लिए। हालांकि हिमाचल की राजनीति में बहुत लंबे अरसे से हूँ, 25 साल मुझे हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर हो गए। हिमाचल बहुत रूटीन में चला होता। रूटीन का मतलब जो योजनाएं चली हुई थी, जैसे सड़क का काम चल रहा है, सड़क बन रही है, कोई स्कूल खुल गया अपग्रेड कर दिया, हॉस्पिटल का कोई इंस्टीट्यूशन खोल दिया अपग्रेड कर दिया, यही सारी चीज़ें रूटीन की चीज़ें। सरकार बनने के बाद हमने इनिशिएटिव लिया कि लोगों की समस्याओं का समाधान गाँव में हो, घर के करीब हो, नज़दीक हो। शहर में बार बार उनको दफ्तर में जाने का ये बार बार का झंझट जो है, इस सारी चीज़ से उनको बाहर निकालना चाहिए। तो जनमंच शुरू किया। 50,000 के करीब लोगों की समस्याओं का समाधान गांव में ही बैठ करके हुआ। हिमाचल प्रदेश में गरीब लोगों का इलाज होना चाहिए, सरकार उसमें मदद करे। कोई योजना नहीं थी, तो हमने हिमाचल प्रदेश में, जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री ने आयुष्मान भारत पूरे देश भर के लिए शुरू किया, उसी तर्ज पर हमने हिमाचल प्रदेश में हिम केयर शुरू की। 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर सभी हिमाचल वासियों को, गरीब आदमी को भी, और 3.5 लाख लोगों का मुफ्त इलाज होना ये छोटा विषय नहीं है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आप लोग केंद्र की योजनाओं को अपना जामा पहनाकर यहाँ लागू कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं। इससे हट करके भी हमने बहुत सारी योजनाएं शुरू की हैं हिमाचल प्रदेश में। हमने एक योजना शुरू की, जिस योजना को हमने सहारा योजना। ऐसे लोग, हमने कहा कि हमारा एक साथी था, उसका एक्सीडेंट हो गया, स्पाइनल कॉर्ड चले गई और वो बिस्तर पर हो गया, तो उससे कभी मिलने का मौका मिला तो ऐसे मन में एक भाव आया कि ऐसे कितने लोग हिमाचल प्रदेश में होंगे जो जिंदा हैं, बिस्तर पर हैं, अपना काम भी खुद नहीं कर सकते हैं, किसी को मदद करने के लिए हमेशा उनके पास रहना पड़ता है। 20,000 लोगों का रजिस्ट्रेशन हिमाचल प्रदेश में हुआ और उनके लिए सहारा योजना हमने शुरू की। उस सहारा योजना के अंतर्गत 3,000 रुपये हर महीने उनके खाते में हम डाल करके उनकी मदद कर रहे हैं।
ये नए ऐसे इनिशिएटिव है जो आज से पहले पूर्व सरकार ने कभी कल्पना नहीं की। करने को तो ये आपके भी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, वो भी ये काम कर सकते थे। इसका मतलब उन्होंने भी नहीं सोचा होगा जो पहले शायद मुझे बीजेपी के लगता है कि मुख्यमंत्री ये रहे। जहन में नई बात आई होगी। जैसे हमने ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट की, हमने कहा प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट हिमाचल में आना चाहिए। पूरे देश भर में सभी राज्य प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, हिमाचल क्यों ना करे। मुझे कई लोगों ने कहा नहीं ये नहीं हो सकता, हिमाचल में कोई नहीं आता है, और हमने किया। प्रधानमंत्री जी आए और धर्मशाला में उस कार्यक्रम में उन्होंने भी हमको शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री जी के उस कॉन्क्लेव में आने के बाद 1 महीने के अंदर ही हमने 13,500 करोड़ रुपए का ग्राउंड ब्रेकिंग किया, अमित भाई जी ने किया, और आज जमीन पर वो प्रोजेक्ट खड़े हो गए। 4 साल का कार्यकाल पूरा होने पर प्रधानमंत्री जी मंडी है तो 28,000 करोड़ रुपए की और ग्राउंड ब्रेकिंग की। जब इनिशिएटिव लिया जाता है तो उसमें निश्चित रूप से सफलता पूरी नहीं तो सफलता की दिशा में तो बढ़ते हैं। ट्रिपल इंजन की ताकत लगी हुई है इस बार। ट्रिपल इंजन में मैंने राज्य की सरकार, केंद्र की सरकार का डबल इंजन तो है ही है, लेकिन हिमाचल से सिर्फ 4 सीटें हैं लोकसभा की, और बीजेपी ने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष हिमाचल से दे दिया। ये बड़ी हैरानी वाली बात है। जीत का चैलेंज आपके अलावा जेपी नड्डा पर भी उतना ही है। तो आपको क्या लगता है कि ये करिश्मा आप दोनों को हर हाल में करके ही दिखाना है, वरना मोदी साहब कहेंगे हिमाचल के लिए और मैं क्या दे सकता हूँ? कि निश्चित रूप से मैं इस बात के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। छोटा प्रदेश लेकिन बड़ा काम राष्ट्रीय स्तर पर। आदरणीय नड्डा जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का हिमाचल प्रदेश के लिए भी गौरव का विषय है, लेकिन साथ साथ में एक बहुत बड़ी चुनौती भी निश्चित रूप से इतनी बड़ी पार्टी को राष्ट्रीय अध्यक्ष, और जो देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, और हम सब लोग इसमें गर्व महसूस करते हैं। और दूसरी बात, जहां हिमाचल प्रदेश से संबंधित आप इस चुनाव के संदर्भ में अगर बात कह रहे हैं तो मुझे पूरा भरोसा है कि जिस प्रकार से हमने हिमाचल प्रदेश में काम किया है, मेहनत की है, परिश्रम किया है इन सारे 5 वर्षों में, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हिमाचल के साथ एक इमोशनल कनेक्ट है, उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम सफल होंगे। और अब की बार हिमाचल प्रदेश में जो एक हमने कहा है कि रिवाज बदलेंगे, तो रिवाज बदलने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। विपक्ष कहते हैं कि मोदी साहब का दूसरा घर है हिमाचल, लेकिन मोदी साहब ने दिया तो कुछ नहीं हिमाचल को। देखिए ये सारी बातें उनके मुझे लगता है कि ध्यान में क्यों नहीं आती है। मोदी जी एक ऐसे नेता हैं जो कभी मंच से घोषणा नहीं करते हैं, लेकिन उसके बावजूद जहां जो जरूरत होती है उस जरूरत को बिना मांगे देते हैं। जब मांगे बिना दे रहे हैं वो, और एक बार नहीं अनेक बार आप देखिए ना, अटल टनल रोहतांग भले ही बहुत पहले शुरू हुई थी, अटल जी ने शुरुआत की थी, लेकिन उसको अंजाम तब तक के लिए छोड़ा नहीं, बिल्कुल एक एक चीज को मॉनिटर किया। और जहां बीआरओ कह रहा था कि ये टनल 2024 में हम डेडिकेट कर पाएंगे, क्योंकि इसमें कुछ जियोलॉजिकल सरप्राइजेज ऐसे निकल गए जिसके कारण जो हमें काम करने में कठिनाई है, लेकिन समाधान किया। 2024 के बजाय 3 अक्टूबर 2020 को उसका उद्घाटन करके समर्पित कर दिया। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट शिलान्यास भी किया, उद्घाटन भी किया। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बल्क ड्रग फार्मा पार्क, पूरे देश में 3 मिले, और 3 में से एक हिमाचल प्रदेश में, जहां 20,000 से ज्यादा नौजवानों को रोजगार की संभावना है। और जब आने वाले समय में वो बन करके पूरा तैयार होगा तो लगभग 50,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट आएगा। उसको वो कोई चीज नहीं मानते हैं कांग्रेस के लोग। वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत जहां पूरे देश भर में 4 जगह से शुरू हुई, और हिमाचल अभी ट्रेन के जो है इसमें नेटवर्क में अभी जुड़ रहा है। तो ऊना एक हमारा जो बॉर्डर का हमारा डिस्ट्रिक्ट है बिल्कुल पंजाब के साथ का, वहां तक ट्रेन आती है, और वहां से उन्होंने शुरुआत कर दी, वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की। मेडिकल डिवाइस पार्क हमको हिमाचल प्रदेश में लगभग 500 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट वो दे दिया। हिमाचल प्रदेश के लिए 3,000 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 3 की शुरुआत कर दी। हाइडल प्रोजेक्ट्स के शिलान्यास चंबा के जाकर के चौगान में वहां पहुंच करके किए। इतनी सारी चीजें होने के बावजूद भी कांग्रेस के लोगों को ये क्यों नहीं दिखाई दे रहा है कि बिना मांगे इतना कुछ दिया जा रहा है। 10,500 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश को दिए गए इन 5 वर्षों में। 68 सीटों वाली विधानसभा में बीजेपी के 20 से 22 बागी खड़े हो जाना, ये कितनी चिंता की बात है बीजेपी और आपके लिए? स्वाभाविक रूप से जब चुनाव का दौर आता है, कुछ कार्यकर्ता उत्साहित होकर के, और भारतीय जनता पार्टी ऐसी है जो भविष्य जिस पार्टी का बहुत सबको दिखता है, तो सबको लगता है कि हमको टिकट मिलना चाहिए। जब टिकट एक आदमी को दे सकते हैं तो उसमें बहुत सारे साथी ऐसे भी हो जाते हैं जो चुनाव के लिए खड़े हो जाते हैं। और मैं मानता हूं कि भले ही कुछ लोग अभी तक खड़े हैं जो वापस नहीं लिए नाम, लेकिन धीरे धीरे जैसे हमारी कैंपेन बढ़ेगी, कैंपेन उठेगी, वो अपने आप पीछे हटते जाएंगे। और पीछे हट करके जो है वो मुझे पूरा भरोसा है कि चुनाव के अंतिम छोर पे जब हमारा कैंपेन पहुंचेगा,
वो भी कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ चलते हुए देखेंगे। आपको लगता है कि बागी बैठेंगे और वो बीजेपी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे या उसका असर पड़ेगा? देखिए, कुछ जगह असर पड़ेगा निश्चित रूप से, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। क्या बीजेपी या आपकी तरफ से उनको मनाने की कोशिश नहीं हुई या वो लोग ही ज़्यादा उम्मीद कर बैठे हैं? हमने प्रयास किए हैं और हमने सारी बातें उनके ध्यान में लाई भी हैं, लेकिन स्वाभाविक रूप से जब कोई व्यक्ति इस प्रकार का कदम उठा देता है तो उसके बाद कई बार उसको ऐसा लगता है कि मैं पीछे हट जाऊं, लोग क्या कहेंगे, ऐसी बातें भी कुछ जगह ध्यान में आई हैं। लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूं कि सब ठीक होगा आने वाले समय में। और भारतीय जनता पार्टी अब सारी चीज़ों को लेकर के अब चिंता नहीं, हमारे सामने सिर्फ एकमात्र लक्ष्य है जीत, और जीत के सिवाय कुछ नहीं। कहा जा रहा है कि जेपी नड्डा साहब का टिकट में इस बार जो है वो ज़्यादा पसंद चली है, इस वजह से तो नहीं ऐसा हो रहा है? पार्टी की पूरी टीम, प्रदेश की और केंद्र की टीम, सब लोग मिलकर के बैठे हैं और मुझे इस बात की खुशी है कम से कम कि हमारे पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हिमाचल से संबंध रखते हैं, जगत प्रकाश नड्डा जी, वो हिमाचल की एक एक गली से वाकिफ़ है, एक व्यक्ति से वाकिफ़ है, हर विधानसभा क्षेत्र से वाकिफ़ है। इसलिए चयन करने में बहुत कठिनाई नहीं आई। सारी चीज़ों को उन्होंने बहुत सहजता से सब लोगों के साथ चर्चा करने के बाद एक दिशा दी और एक निर्णय हुआ उसमें केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा। जो नतीजे आएंगे उसका भी श्रेय उसी आदमी को जाएगा फिर जिन्होंने सब कुछ तय किया है? नहीं, देखिए, स्वाभाविक रूप से नेतृत्व को श्रेय जाता है। सबसे बड़ी बात तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जाता है, अमित भाई जी को जाता है, जिन लोगों ने हिमाचल प्रदेश के लिए सारी चीज़ों को मजबूत करने की दिशा में, ताकत देने की दृष्टि से जो मदद की है, काम किया है। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और शांता कुमार इस बार नजर नहीं आ रहे हैं चुनाव में, अभी तक कैंपेन में भी नजर नहीं आ रहे हैं। देखिए, अभी कैंपेन हमारा पिछले कल से शुरू हुआ और मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश में हमने पिछले कल एक साथ 68 विधानसभा क्षेत्र में से 62 विधानसभा क्षेत्र में सभाएं किए, जिसमें केंद्र के नेता भी, प्रदेश के नेता भी सब जगह गए हैं और बहुत एक अच्छी शुरुआत हुई है। और क्योंकि बिडौल की डेट परसों थी, अभी पिछले कल से कैंपेन शुरू हुई है। आने वाले समय में आप शांता कुमार जी को भी कैंपेन में देखेंगे, आने वाले समय में आप प्रेम कुमार धूमल जी को भी कैंपेन में देखेंगे और वो हमारा मार्गदर्शन करते हैं, वो हमारे वरिष्ठ नेता हैं और पार्टी के लिए उनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। प्रेम कुमार धूमल चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे इस बार या पार्टी लड़ाना नहीं चाहती थी? जो मेरी जानकारी है, उनने स्वयं ही कुछ वक्त पहले पत्र लिख करके अपनी इच्छा जाहिर कर दी थी कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। केंद्रीय नेतृत्व को और पार्टी हाईकमान ने उन सारी बातों को लेकर के उनसे चर्चा की है। चर्चा करने के बाद ये निर्णय लिया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, चुनाव लड़ाएंगे। क्या ये कोई खास वजह थी उनकी जो उन्होंने पत्र लिखा, या हेल्थ ग्राउंड पे या किसी अन्य कारण से? अब ये भी कह सकते हैं हम कि धूमल परिवार विधानसभा चुनाव से आउट हो गया, उनके परिवार से भी किसी को टिकट नहीं दिया गया। लेकिन उसके बावजूद भी उनका परिवार राजनीति में सक्रिय है। धूमल जी अपने आप सक्रिय हैं, उनके साथ साथ में अनुराग जी केंद्र में मंत्री हैं, बहुत महत्वपूर्ण दायित्व उनके पास है, तो इसलिए उनकी सक्रियता पूरी तरह से है राजनीति में। मैं ऐसा महसूस करता हूं कि ऐसी इस तरह की कोई बात नहीं कि उनके सक्रियता में कोई कमी है। प्रेम कुमार धूमल का चुनाव ना लड़ना या प्रेम कुमार धूमल के परिवार का विधानसभा में चुनाव ना लड़ना कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर, इन 3 जिलों में जहां से लगभग 25 सीटें आती हैं, उन पर असर डालेगा? देखिए, उनकी सक्रियता और उनके सहयोग से मुझे नहीं लगता है कि भी अब कोई इस तरह की असर वाली बात आएगी, लेकिन वो सक्रिय होकर के जब काम कर रहे हैं, लोगों के बीच में कैंपेन करेंगे और लोगों के बीच में अपनी बात करेंगे, हम सबका मार्गदर्शन करेंगे, तो लोग इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि चुनाव लड़ना ही एकमात्र पार्टी को सत्ता में लाने का काम होता है। चुनाव लड़ा करके और पार्टी का मार्गदर्शन करके पार्टी की कैंपेन को गति दे करके भी बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेवारी निभाई जा सकती है। उस तरह से समझते हैं लोग। ऐसे कितने लीडर हुए हैं जो मार्गदर्शक बनकर खुश होते हैं और चुनाव लड़ना उनकी प्रायोरिटी नहीं रहती है? तो ऐसे में ये कैसे कह सकते हैं कि धूमल साहब का चुनाव में ना रहना या सिर्फ कैंपेन करना जो है निचले इलाकों में 25 सीटों पर फायदेमंद साबित हो सकता है? पूरे जहां 25 सीटों का आप जिक्र कर रहे हैं, उसमें उनकी सक्रियता जिस प्रकार से राजनीति में आने वाले समय में आपको चुनाव के दिनों में भी देखने को मिलेगी, उसमें कोई असर नहीं पड़ने वाला है। आपका कम्युनिकेशन रहता है उनसे? हमारा कम्युनिकेशन रहता है, हमारा बैठकों में आना जाना उनका नियमित रूप से होता है। धूमल जी अभी तक सक्रिय हैं, हर कार्यक्रम के साथ साथ में हर बैठक में, जिस बैठक में उनको आना होता है, जहां उनको बुलाया जाता है, वो आते हैं। अभी सुजानपुर में एक हफ्ता पहले एक सभा हो रही थी, मैंने देखा उसमें अनुराग ठाकुर के आंसू निकल आए। उन आंसुओं की आप क्या वजह मानते हैं? कई बार ऐसे संदर्भ आ जाते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी आ जाती हैं जिसमें जहन में बात करते करते, अपना लोगों के साथ संवाद करते करते, और जिसके कारण आदमी भावुक होता है। अगर 2017 में बहुमत
मिला बीजेपी को। उसमें प्रेम कुमार धूमल चुनाव हारे, चीफ मिनिस्टर आपको बनाना पड़ा, जबकि चुनाव जो है वो हुआ था प्रेम कुमार धूमल के चेहरे पे। विपक्ष ये कहता है कि जयराम ठाकुर तो एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर हैं। इस तरह के आरोपों के बीच 5 साल तक सरकार चलाना कितना दिमागी और जिस्मानी तौर पर भारी लगता है आपको? बहुत सारी चीज़ों को मैं ध्यान नहीं देता हूँ। मुझे काम करना होता है और काम करता हूँ, वो काम किया है। और आज मुझे इस बात का संतोष है कि इन 5 वर्षों में बहुत कठिन चुनौतियों के बावजूद भी हमने बेहतरीन काम किया है। राजनीतिक दृष्टि से कुछ लोगों को हमारे खिलाफ जब कुछ नहीं बोलते हैं तो यही शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ये भी मैं कह सकता हूँ कि इस तरह की घटनाएं एक नहीं अनेक हुई हैं पूरे देश भर में और हिमाचल प्रदेश में। अगर वीरभद्र सिंह जी पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं कि वो कोई ऐसे कोई स्थापित नेता के रूप में नहीं आए थे। अगर धूमल जी भी हिमाचल प्रदेश में अगर मुख्यमंत्री बने तो वो भी एक परिस्थिति, चुनाव हुआ लेकिन बहुमत में नहीं थे और उस वक्त एक हालात ऐसे बने कि कांग्रेस से एक धड़ा टूट करके अलग से पार्टी बना करके चला था और वो समर्थन में आए, किसी सूरत में कांग्रेस को नहीं चाहते थे। लेकिन मुझे इस बात को लेकर के सबसे बड़ा जो संतोष है कि हम अगर यहाँ हैं, ना हमने कोई इसके लिए लॉबिंग की, ना कोई षड्यंत्र किया, हम अपने चुनाव में काम कर रहे थे। परिस्थिति ऐसी बनी और उस परिस्थिति की वजह से हिमाचल प्रदेश में मुझे इस दायित्व पर पार्टी के केंद्र के नेतृत्व ने, खासतौर से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भाई अमित शाह जी ने और पार्टी के हमारे सब साथियों ने हमें ये दायित्व दिया। एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ, मैं हिमाचल प्रदेश की राजनीति में ऐसा भी नहीं हूँ कि नॉन आइडेंटिटी मेरी है। मैं मंडल के अध्यक्ष से लेकर के जिला का अध्यक्ष पार्टी का, युवा मोर्चा का स्टेट का अध्यक्ष, उसके बाद प्रदेश का उपाध्यक्ष, पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री, ये तमाम दायित्व सीढ़ी एक में उछल कूद से नहीं आया हूँ। यहाँ एक एक स्टेप से गुजर करके आया हूँ, एक एक पड़ाव से गुजर करके यहाँ आया हूँ। जब हिमाचल प्रदेश में मैं पार्टी का अध्यक्ष था और 9 महीने के मेरे अध्यक्ष कार्यकाल में 9 महीने के बाद ही चुनाव आ गया, लेकिन पार्टी सत्ता में आई और पहली बार हिमाचल प्रदेश में पार्टी अपने बलबूते सरकार में सत्ता में आई है। ना प्रीपोल अलायंस की जरूरत पड़ी, ना पोस्टपोन अलायंस की जरूरत पड़ी। हमने काम किया है, संगठन में काम किया है, घर बार छोड़ करके काम किया है। ठीक है, हम उस प्रोफाइल में नहीं रहते हैं जिस पर कुछ लोगों का काम थोड़ा करना, दिखाना ज़्यादा, वो अपना स्वभाव नहीं है। हम काम करते हैं और सिर्फ काम करते हैं। आपने कह रहे हैं कि अपने दम पे पार्टी को जिताया, 4 के चारों बाई इलेक्शन पार्टी हार गई, उसकी क्या वजह मानते हैं आप? हर पार्टी हमेशा जीतती ऐसा नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है। हमने पहले भी देखा है, वीरभद्र सिंह जी ने अपने मुख्यमंत्री रहते हुए अपनी पत्नी का चुनाव हारा था। इस बात को भी ध्यान में रखना होगा। और हिमाचल प्रदेश में भाजपा की सरकार में भी चुनाव जो हुए हैं वो हारे हैं, कांग्रेस की सरकार में भी चुनाव हुए हैं वो भी हारे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये चुनाव अलग परिस्थिति का चुनाव इसलिए था, वीरभद्र सिंह की मृत्यु के बाद पूरा चुनाव जो है शोक और इसके बीच में, संवेदनाओं के बीच में, श्रद्धांजलि के बीच में ये चुनाव गुजरा। और मंडी अगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, वो तो उनकी रियासत का एक हिस्सा है। अगर हम इस बात को देखें, उस रियासत के हिस्से की अगर लीड की अगर आप देखें तो वो लीड इतनी ज़्यादा थी वहाँ भावुक होकर के लोग, क्योंकि वीरभद्र सिंह की पत्नी चुनाव लड़ रही थी और उनको लगा कि अब वीरभद्र सिंह जी नहीं है तो उनकी पत्नी है, तो एक बार हमको ये धर्म अपना अदा करना चाहिए। उनने किया, मुझे किसी पर आपत्ति नहीं है। हम चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन अंतर सिर्फ 1% का था। हम मंडी लोकसभा क्षेत्र में भी हम 9 सीटों पर हम जीते, 8 पर कांग्रेस जीती है। अगर हम उस बात को भी देखें, चुनाव में तो जीत और हार 2 ही चीज़ें होती है, जीत गए तो जीत गए, हार गए तो हार गए। हमारी से कमी छूट गई। और लेकिन हमको इतना ज़रूर लगता है कि वो एक टाइमली एक अलर्ट था और जिससे हमने सीखा भी, सतर्क भी हुए और उसके बाद मेहनत की। आज की परिस्थिति अलग है। इस बात की क्या गारंटी है कि विधानसभा चुनाव में उस बात का असर नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस ने तो यही हमदर्दी को देखते हुए ही प्रतिभा सिंह को कमान सौंपी ना कांग्रेस की। लेकिन चलो, कांग्रेस ने अपना कैलकुलेशन किया है, उनको लगता कि ये करने से लाभ मिलेगा, लेकिन श्रद्धांजलि एक बार होती है, बार बार नहीं। ये शोक सभाएं उस वक्त पूरे हिमाचल प्रदेश में जो चुनाव हो रहे थे, वीरभद्र सिंह जी की तस्वीर लगा लगा करके पुष्पांजलि करते रहे, शोक सभाएं करते रहे। वो चुनाव अलग तरह का चुनाव हुआ। इस बार आपका मुकाबला किससे है? आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है हिमाचल का, कांग्रेस भी है, आप भी हैं। मुकाबला कांग्रेस पार्टी से, जो व्यवहारिक चीज़ है, इसमें कोई छुपने छुपाने वाली बात है ही नहीं। आम आदमी पार्टी की स्थिति तो हमने पहले ही कह दिया था। जब पंजाब में जीते थे उस वक्त बड़ा हौसला और बड़ी बड़ी बातें उनने करने की कोशिश की, बहुत उछल कूद। हमने उनको कहा था पहाड़ में चढ़ते चढ़ते आपकी सांस फूल जाएगी, और वो सचमुच में फूल गई और चले गए, छोड़ करके चले गए। अब आज हम तलाश कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट कहाँ है, कौन है, पता ही नहीं लग रहा है। तो इसलिए उस पार्टी का पूरा एक्सपोजर हो गया,
सबके सब जो है वो बेनकाब हो गए पंजाब में सरकार आने के बाद, और ये अच्छा भी हुआ। देश की राजनीति में ऐसा दौर आना चाहिए था, क्योंकि वो जो बोलते हैं वो है नहीं। प्रधानमंत्री अक्सर बात करते हैं फ्री की रेवड़ियों की, और वो इस बात के खिलाफ हैं कि लोगों को हर चीज़ फ्री देने की आदत नहीं डालनी चाहिए। पर जैसे आम आदमी पार्टी ने पंजाब में सरकार बनाई और उन्होंने अपना रुख हिमाचल की तरफ किया, तो जयराम ठाकुर सरकार ने आम आदमी पार्टी की तर्ज पर ही लोगों को 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी, महिलाओं का किराया आधा कर दिया। क्या ये तत्काल घबराहट का नतीजा था, या आपको लगता था कि ये करना चाहिए, हमें इससे फायदा मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं, इसको हम उनके साथ जोड़ ही नहीं सकते हैं, ना ही उसकी तुलना करना उचित होगा। वजह यह है कि हिमाचल प्रदेश में हमने फ्री नहीं, हमने राहत दी है। अगर महिलाओं की कुल आबादी का आधा हिस्सा है, हमने कहा कि महिलाएं घर से काम के लिए निकलती हैं, कोई अपना कारोबार करती हैं, कोई नौकरी पेशा करती हैं, उनके लिए कुछ मदद थोड़ी सी होनी चाहिए। तो हमने सिर्फ एक ही किया, हमको राहत दी, आधा किराया। इसको हम फ्री नहीं बोलते, ऐसा नहीं हम कि आना जाना फ्री कर दिया। नहीं, वो भी 300 यूनिट ही देते हैं, वो भी फ्री नहीं कर देते हैं। हिमाचल पूरे देश भर में छोटा राज्य होने के बावजूद भी सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करता है हाइडल सेक्टर में बिजली को बनाने में। अगर पूरे देश की 45,000 मेगावाट हाइडल का जो पोटेंशियल आज की तारीख में जो है अवेलेबल हमारे पास है, तो उसमें लगभग 10,500 मेगावाट हिमाचल प्रदेश का है कंट्रीब्यूशन। और हमने इस बात को कहा कि क्या हिमाचल प्रदेश के जो गरीब लोग हैं वो कितना बिजली खर्च करते हैं, हमने इसको स्टडी किया, इसकी इकोनॉमिक स्टडी की। ऐसा नहीं हमने कहा कि भी सिर्फ आए और घोषणा की और घोषणा करके हमने ऐसा करके, हमने कहा कि जो गरीब आदमी जिसके घर में 4 बल्ब जलते हैं और उसका 60 यूनिट से कम खर्च आता है, मतलब बिजली कम खर्च करता है, तो वो कितना है वो निकाला। फिर उसके बाद मध्यम वर्ग का एक आता है जिसमें 6-7 बल्ब जिसके घर में है, वो कितनी बिजली खर्च करता है, तो मालूम पड़ा कि वो 100 यूनिट 120 यूनिट तक खर्च करता है। तो हमने उस 2 कैटेगरी को राहत देने की दृष्टि से काम किया। 125 यूनिट हमने फ्री करने की बात कही है जीरो बिल के साथ, और वो हमने किया। और आज जो कह रहे हैं कि 300 यूनिट, जब 125 यूनिट पर हिमाचल प्रदेश के 14.5 लाख कंज्यूमर का बिल जीरो आ रहा है, 300 यूनिट का अभिप्राय क्या रहता है? वो लालच है, और ये हमने राहत दी है। इस बात को थोड़ा डिफ्रेंशिएट इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि राहत देने एक बात है, और लेकिन जो बिल्कुल ऐसे फ्री करना कि ये भी फ्री लो वो भी फ्री लो, वो उस तरह की हमारी बिल्कुल भी ना राष्ट्रीय स्तर पर नीति है ना प्रदेश स्तर। अगर आपकी फिर सरकार बनती है तो क्या ये राहत जारी रहेगी लोगों को इसी तरह से, या इसमें कुछ बदलाव आएगा? ये हमारी कमिटमेंट है जो हमने कहा है। हम और जगह से जो इसका फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन जो आ रही है तो इसको और जगह से कंपनसेट कर लेंगे, लेकिन इस सारी चीज़ को तो हम, ये हमारी कमिटमेंट है जारी रखें, क्योंकि एक वर्ग है, सही है, महिलाओं को हमने देने का एक निर्णय किया। महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से हम बात करते हैं तो कुछ करना भी पड़ा, कि करना चाहिए हमको। कांग्रेस आप पर आरोप लगाती है कि आप तो फिजूल खर्ची बड़ी करते हैं, कहते हेलीकॉप्टर लेके घूमते रहते हैं, और केंद्र से जो है इन्होंने करोड़ों रुपए का कर्ज ले लिया स्टेट के नाम पर। ये फिजूल खर्ची वाले आरोप पे आप क्या कहेंगे कि ये सिर्फ पॉलिटिकल है या वाकई ऐसा हुआ? कुछ भी कांग्रेस के पास कहने के लिए 5 वर्ष बीते, एक मुद्दा पकड़ते हैं फिर छोड़ते हैं, दूसरा मुद्दा पकड़ते हैं, तीसरा। ये हेलीकॉप्टर मैंने अभी लिया क्या? 93 से कांग्रेस की गवर्नमेंट बनने के बाद हिमाचल प्रदेश के पास लगातार हेलीकॉप्टर है। और मैं ये कह रहा हूँ, इस बात को आप वेरीफाई करना, जो हमारे पास हेलीकॉप्टर आ जाए, पूरे देश में सबसे कम दरों वाला हेलीकॉप्टर है। हाँ, हेलीकॉप्टर हमने बीच में लीज में लिया था, उसका कोई टेक्निकल फॉल्ट आया तो उसके कारण हमने उसको वापस कर दिया, लेकिन हेलीकॉप्टर खरीदा नहीं, हमने लीज पर लिया जैसे कांग्रेस सरकार लेती थी। आपको केंद्र से 15,000 करोड़ रुपया लोन लेने की जरूरत क्यों पड़ गई राज्य के लिए? लोन की परिस्थिति जो है ये, इसके लिए अगर जिम्मेवार है तो कांग्रेस पार्टी, जो लंबे समय तक सत्ता में रही, जो बड़े बड़े वादे करती, बात करती है कि हमने हिमाचल का विकास किया, हम ही हिमाचल प्रदेश को बनाने वाले थे, उनको इस बात को भी स्वीकार करना होगा कि लंबे समय तक सत्ता में रहे तो तुम लोगों ने, जब हिमाचल प्रदेश जब मेरे पास बतौर मुख्यमंत्री आया इस दायित्व का निर्वहन करने से पहले, तो 50,000 करोड़ रुपए के ऋण उनकी वजह से है। हमने तो जितना ऋण कांग्रेस ने 5 साल में लिया उनसे कम ऋण लिया है, आपकी जानकारी के लिए, उनसे कम ऋण लिया। और जबकि हमारे दौरान कोविड का दौर भी आया, उनके दौरान तो कोविड भी नहीं था, लेकिन ऋण हमसे ज्यादा क्यों लिया? इसका कोई जवाब है उनके पास? कोविड में एक मेडिकल स्कैम हुआ था, उसका क्या हुआ ठाकुर साहब? आपने एक डायरेक्टर को अरेस्ट कर लिया था, बीजेपी के अध्यक्ष को जो है वो हटना पड़ा था। उस सारे मामले में चार्जशीट दायर हो चुकी और सारी चीज़ों को लेकर के इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस कंप्लीट की गई, हमने एक्शन लिया है। कांग्रेस पार्टी के दौरान ऐसी घटना हुई होती तो वो इसको दबाते,
हमने एक्शन लिया उसमें। अगर कोई आदमी ने इस प्रकार की बात की, हमने उसी दिन उसको सस्पेंड किया, सस्पेंड करने के बाद उसको अरेस्ट किया, अरेस्ट करने के बाद कार्रवाई की उसकी। राजीव बिंदल साहब की कुर्सी अध्यक्ष पद चला गया था हिमाचल का, तो मुझे लगता है कि उस सारे विषय को इस तरह से जोड़ने की जरूरत नहीं। कुछ बातें उसने, क्योंकि जो ऑडियो आई थी उस ऑडियो में जो जिक्र थे, उन जिक्र को लोगों ने उनके साथ जोड़ने की बात कही, और जब जोड़ने की बात कही तो उनको साथ हालांकि जोड़ना उचित नहीं था, बिल्कुल भी उचित नहीं था, मैं भी मानता हूं इस बात को लेकर के। और ना ही हमने कभी केंद्र सरकार को बोला कि भी इनको हटाना चाहिए। केंद्रीय नेतृत्व ने कहा कि ऐसी परिस्थिति में अगर इस सारी चीज़ को इस तरह से जोड़ा जा रहा है तो उचित ये रहेगा, इस तरह से करना रहेगा, और स्वतः उनने अपने आप उनने जो है वो रेजिग्नेशन दिया। तो मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि उसमें हमारा कोई रोल नहीं, हमने कभी नहीं चाहा, कभी नहीं बोला, ना कभी चाहा, ना कभी बात हुई इस बात को लेकर। ओल्ड पेंशन स्कीम हिमाचल के कर्मचारियों का सबसे बड़ा मुद्दा है, और कर्मचारी वर्ग बहुत बड़ा सरकार बनाने में तय करता है कि आखिरकार इस बार ऊंट किस करवट बैठेगा। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही ओल्ड पेंशन स्कीम देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने ये वादा भी कर दिया है, चुनावी वादा। आपको लगता है कि इस मैटर में बीजेपी पीछे रह गई? पहले तो इसके इतिहास में जाने की आवश्यकता है थोड़ा सा। ये ओल्ड पेंशन स्कीम खत्म किसने की और कब खत्म की? जिस वीरभद्र सिंह जी की तस्वीर बड़ी लगा करके, ये फोटो लगा करके वोट मांग रहे हैं, वही उस वक्त मुख्यमंत्री थे। पूरे देश में हिमाचल पहला राज्य था जिस राज्य ने सबसे पहले एमओयू साइन किया। हिमाचल पहला राज्य था जिसने ओपीएस खत्म करके एनपीएस लागू की। हम तो सत्ता में थे नहीं, कांग्रेस सत्ता में थी। पहले तो उनको इस बात का जवाब देना चाहिए। अगर उस वक्त अगर उनसे गलती हुई तो 2012 में फिर वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री बने तो उस वक्त इस करेक्शन को करते, उस वक्त ओपीएस लागू कर देते। उस वक्त भी की नहीं। 20 सालों के बाद आखिरकार इस दौर को यहाँ क्यों किया जा रहा है? ये सिर्फ राजनीतिक मकसद से करने की कोशिश कर रहे हैं। कर्मचारियों के प्रति मेरी संवेदना है। कर्मचारियों के लिए मैं बिल्कुल इस बात को लेकर के, हर व्यक्ति का भविष्य सुरक्षित होना चाहिए। अगर कर्मचारी अपनी पेंशन के बारे में बात करें तो कोई गलत बात उसमें है नहीं। अपने भविष्य के बारे में चिंता स्वाभाविक रूप से हर व्यक्ति को होती है। लेकिन मैं इतना जरूर कह रहा हूँ कि अगर ओपीएस लागू हो गया या ओपीएस लागू करने के लिए कोई फॉर्मूला कोई आएगा लागू करने की स्थिति में, ये केंद्र के सहयोग के बिना संभव नहीं है। कांग्रेस ने आइसोलेशन में एक निर्णय किया क्योंकि उनकी सरकारें बची ही 2 प्रदेशों में, जो आने वाले समय में जब चुनाव होगा तो वहां पर भी नहीं होंगी। हिमाचल प्रदेश के साथ साथ में पूरे देश भर में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की 18 राज्यों में सरकारें हैं। हमको निर्णय अगर एक स्टेट के लिए निर्णय लेना होगा तो वो निर्णय पूरे देश के सारे निर्णय से जुड़ा हुआ निर्णय है। इसलिए हमने इस पक्ष को केंद्रीय नेतृत्व के सामने बहुत जोरदार ढंग से रखा है। केंद्रीय नेतृत्व विचार कर रहा है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में कोई अच्छा निर्णय आएगा, अच्छा कोई इसका कोई समाधान निकल करके आएगा। और मैं कर्मचारियों से इतना ही निवेदन करना चाहूँगा कि उनके बहकावे में मत आए। ओपीएस लागू होगी, ओपीएस का कोई समाधान निकलेगा तो सिर्फ नरेंद्र भाई मोदी जी ही निकाल पाएंगे। इस बात को लेकर के मैं बड़ा स्पष्ट हूँ। कांग्रेस कैंपेन में आपके खिलाफ मुद्दा भी बना सकती है इसको। वो उन राज्यों से अपने दोनों मुख्यमंत्रियों को बुलाकर यहाँ पे कैंपेन करवा सकती है जिन्होंने ओपीएस लागू करने के लिए राजस्थान और छत्तीसगढ़ में दावा किया है और वहाँ पर लागू करने के लिए शुरुआत भी कर दी है। और हम इंतजार कर रहे हैं उनका आने का। वो आए, मैं चश्मदीद गवाह हूँ। दिल्ली में कार्यक्रम में थे हम और इत्तेफाक से एक ही टेबल पर हम प्रधानमंत्री जी और गहलोत जी और हम भोजन पर इकट्ठे थे। तो वही गहलोत जी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि हमने ओपीएस की घोषणा कर दी है लेकिन ये संभव नहीं है आपके केंद्र के सहयोग के बिना। और वो बार बार प्रधानमंत्री जी से इस बात के लिए कह रहे थे कि आप हमारी मदद करिए। अगर उनको अपने बलबूते लागू करना था तो प्रधानमंत्री जी से किस बात के लिए सहयोग मांग रहे हैं? उनको भी मालूम है नहीं हो पाएगा उनके केंद्र के सहयोग के बिना। तो ऐसे में सिर्फ राजनीतिक मकसद के साथ कर्मचारियों का समर्थन सहयोग लेने के लिए उन्होंने जो प्रयास किया है तो वो हिमाचल प्रदेश में वो गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं तो सफल नहीं होंगे। कर्मचारी अच्छी तरह से समझते हैं। आपको लगता है कि इससे बीजेपी को कोई नुकसान होगा? देखिए, कर्मचारियों में स्वाभाविक रूप से इस मुद्दे को लेकर के बहुत वो सेंसिटिव है, बहुत एकदम सारी चीज़ को लेकर चिंतित भी है और उनके प्रभाव में लाने के लिए बड़े कोशिशें हो रही है कि वो कांग्रेस को समर्थन करें। कि ओपीएस का मतलब कांग्रेस नहीं है, मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाह रहा हूँ। जिस तरह से कांग्रेस वालों ने प्रचार के होर्डिंग लगा दिए ओपीएस बड़ा लिख करके और उसके बाद कांग्रेस लिखे, ये व्यवहारिक नहीं है। कांग्रेस कई दशकों तक केंद्र में नहीं आएगी और कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में भी नहीं आएगी। तो ऐसे में कर्मचारी अच्छी तरह से समझते हैं। आपको क्यों लगता है दशकों तक नहीं आएगी? बड़ा कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं। मैं कॉन्फिडेंस जब तक नरेंद्र मोदी जी हैं मुझे तो कम से कम 2 दशक, मतलब मैं तो ये कह सकता हूँ कि दशकों तक नहीं आएगी है।
और ये कब कहेंगे आप कि जब तक मैं बैठा हूं तब तक नहीं आएगी? तो मैं इस बात को लेकर के मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन मुझे अपने नेतृत्व पर पूरा भरोसा, पूरा विश्वास है कि उनका जिस प्रकार से काम करने का तरीका है, जिस तरह से वो देश को चला रहे हैं मजबूती के साथ, आज भारत जो है पूरे विश्व के मानचित्र पर अलग पहचान के साथ खड़ा है। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी जी को कोई ताकत आने वाले समय में कई दशकों तक रोकने वाली नहीं। अगर हिमाचल में इतने ही स्ट्रांग हैं आप और आपको लग रहा है आपकी सरकार बन रही है, तो मैं कल ही देख रहा था आपके एक कैबिनेट मंत्री जो हैं वो गुरमीत राम रहीम के आगे माथा टेक कर जो है वो वोट क्यों मांग रहे थे? हिमाचल में तो ये सब नहीं चलता है, देवभूमि में। उनको विक्रम ठाकुर को क्या जरूरत पड़ गई? और मुझे एक्चुअली वो संदर्भ समझ में नहीं आया, वो मालूम नहीं कोई पुराना है कौन सा नया है, लेटेस्ट है वो। तो मुझे ये जानकारी उनसे लेनी है इस बात को लेकर के। लेकिन मैं समझता हूं कि इन सारी चीज़ों को लेकर के परहेज करना चाहिए। बिल्कुल परहेज करना चाहिए, हम भी यही बात कहेंगे। और आप उनको ये भी कहिएगा कि वोट के लिए जो है वो कातिल और बलात्कारी होना मायने रखता है, तो उसके लिए नहीं झुकना चाहिए। कितनी सीटें? क्योंकि बीजेपी हमेशा अनाउंस कर देती है, अमित शाह जी भी अनाउंस कर देते हैं कि इतनी सीटें आएंगी इस बार। तो जयराम ठाकुर साहब से हम ये पूछ रहे हैं कि इस बार कितनी सीटें? पिछली बार हिमाचल प्रदेश में हमारी 44 सीटें आई थी, 2 निर्दलीय हमारे साथ जुड़े, 46 हुए। और अब की बार वो सब जुड़ने के साथ साथ में 2 कांग्रेस के विधायक भी हमारे साथ नए जुड़ गए हैं। आपने देखा होगा कि कांग्रेस बहुत सारे जोड़ लिए आपने, बहुत सारे दूसरी पार्टियों देश के भर बहुत में सारे ऐसा चल पड़ा है, ऐसा एक दौर चला है कि इनके नेता तो भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं और कांग्रेस के नेता कांग्रेस छोड़ो यात्रा पर निकले हैं। हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में आप देखिए ना कि 2 कार्यकारी अध्यक्ष, 4 कार्यकारी अध्यक्ष उन्होंने बनाए थे और 2 उसमें से छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। और ऐसे में तो मैं तो समझता हूं कि जहां राहुल गांधी जी की अगर हम बात कहें, मैं व्यक्तिगत रूप से कुछ नहीं कहता हूँ, मैं हर व्यक्ति का सम्मान करता हूँ, लेकिन ऐसे लग रहा है इस यात्रा पर जिस तरह से वो निकले हैं, ये लगता है कि उनके राजनीतिक अस्तित्व की अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं। वो चुनाव हिमाचल में हो रहा है लेकिन उनको कोई लेना देना नहीं है, वो यात्रा पर निकले हुए हैं। और चुनाव हिमाचल प्रदेश में हो रहे तो उनके नेता आकर के जिस प्रकार से यहाँ पर सारी बातों को आपस में उलझा करके सारी लड़ाई को, उनकी चौक चौराहे पर उनकी लड़ाइयाँ हो रही हैं। तो उन सारी बातों को मैं छोड़ देता हूँ, मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। जहाँ आंकड़े की अगर बात कहें, जितनी पीछे आई थी उससे आगे आएंगी, उससे और ज़्यादा बढ़ेंगी। कांग्रेस की तरफ से सीएम का चेहरा कौन है, उसका पता है कुछ आपको भी? है नहीं, ना उनको पता है, ना उनके नेतृत्व को पता है, ना प्रदेश के लोगों को पता है। हर व्यक्ति मुख्यमंत्री बनने की बात कह रहा है। मैं कई विधानसभा क्षेत्र में जाता हूं तो मुझे अपने साथी कहते हैं कि यहाँ जो चुनाव लड़ रहे हैं वो कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री का दावेदार हूँ, मैं मुख्यमंत्री। और कई जगह आपस में इस बात को लेकर के लड़ाई हो गई इनकी। तो इसलिए सही मायने में कांग्रेस पार्टी में जिस प्रकार के हालात वर्तमान में है, आपस में मुख्यमंत्री के पद पर एक नहीं अनेक लोग आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं। और सही मायने में मैं समझता हूं कि ये लड़ाई लड़ने का दौर ही नहीं है, जब बनेगी ही नहीं सरकार उनकी। इस लड़ाई को लड़ करके फ़ायदा क्या है, लाभ क्या है उनको, तो इसलिए उनको सहज रूप से स्वीकार करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया ठाकुर साहब, आपने तमाम बातों के जवाब बड़े साफ गोई के साथ दिए। जयराम ठाकुर, चुनाव से पहले चुनाव अभियान शुरू हो चुका है, 12 को वोटिंग होनी है, आप भी अपना वोट जरूर डालिएगा। नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे और ठाकुर साहब ने जो दावा किया है, हम इस दावे को दोबारा से जांचने के लिए इनके पास शिमला आएंगे।